हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम बात करेंगे ज़ार्टमैन एंड को एक्सपेरिमेंट, जो कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो 1930 में आया था। 1930 में आया था और दो साइंटिस्ट ने मिलकर इसको दिया था, ज़ार्टमैन एंड को। ये स्टर्न एक्सपेरिमेंट का थोड़ा सा एडवांस वर्जन था। इसमें क्या किया गया था कि एक हमारे पास एक चैम्बर था। इस चैम्बर के अंदर पूरा यहाँ पर वो ऑपरेटर्स था। देखो, यहाँ इससे पहले स्टर्न एक्सपेरिमेंट में जो हम लोग ओवन लिए थे, ओवन में हम लोगों ने स्लिट नहीं ली थी। ये कहीं पर आप बुक जब पढ़ते हैं तो कहीं पर एक स्लिट, कहीं पर दो स्लिट, कहीं पर तीन स्लिट, कहीं पर बहुत ज़्यादा स्लिट ऐसे दिखाई जाती हैं। तो ये परेशान मत होना कि यहाँ पर सर ने दो ही स्लिट दिखाया है। आप 2, 4, 6 आप स्लिट ले सकते हैं। ये स्लिट क्यों लिया जाता है ये भी मैं ओवन में जो यहाँ पर जब आप सीजियम को, और याद रखना आप सीजियम ले सकते हो या तो बिस्मथ भी ले सकते हो। अब ऐसा मटेरियल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये बहुत आसानी से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद, वेपर बनने के बाद ये बहुत आसानी से किसी मटेरियल पर जब पड़ते हैं तो स्टिक हो जाते हैं, उसके साथ चिपक जाते हैं बहुत आसानी से। इसी वजह से हमने सीजियम लिया और ये बिस्मथ लिया। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ी सी कह सकते हैं कि ऐसा है कि एडजस्टेबल है, और रूम टेम्परेचर पर सीजियम तो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो हम जब इसको हीट करेंगे, और कैसे हीट करेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी से, इलेक्ट्रिक हीटर से हम क्या करेंगे, इस सीजियम को हीट करेंगे। तो हीट करेंगे तो ये वेपर फॉर्म में बदलेगा, और वेपर फॉर्म में बदलेगा तो हर एक डायरेक्शन में इसके वेपर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, मोशन में आ जाएंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा स्लिट लगाए हैं इसलिए क्योंकि हमें एक ऐसी रेज चाहिए जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चले, और जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चले और डेविएटेड जो ये रेज हैं इनको क्या करे, वो रोक ले। उनको रोकने के लिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ऐसे हम स्लिट लगा सकते हैं। जितने भी डेविएटेड रेज हैं वो स्लिट के थ्रू क्या कर लिए जाएँ, रोक लिए जाएँ। और जितने भी स्ट्रेट लाइन में चलने वाले वेपर बिस्मथ के या सीजियम के मॉलिक्यूल्स हैं वो सीधा ऐसे चले जाएं। इस स्लिट S1 और S2 के ठीक ऊपर एक बहुत बारीक नैरो ओपनिंग का एक हम क्या लगा देते हैं कि सर्कुलर सिलेंड्रिकल ड्रम लगा देते हैं, और जो इस स्क्रीन से बिल्कुल परपेंडिकुलर है। और इस सर्कुलर सिलेंड्रिकल ड्रम की में एक छोटी सी हम इतनी नैरो ओपनिंग कर देते हैं जिसका नाम S3 है। बहुत पतली इसकी नैरो ओपनिंग करते हैं, और इस नैरो ओपनिंग से केवल वही बीम इंटर कर सकते हैं जब ये ड्रम मूव करे। तो S3 और S2 और S1 के तीनों नैरो होल एक दूसरे से एकदम बिल्कुल अलाइन करते रहें। ठीक है। ये जो सर्कुलर ड्रम है, ये ड्रम इस एक्सिस पॉइंट P पर क्या करता है कि ये रोटेट करता है। क्या करता है, इट इज़ कनेक्टेड टू अ मोटर। ये ड्रम जो होता है एक मोटर से कनेक्टेड होता है, और मोटर जो है इससे इस पूरे ड्रम को बहुत हाई स्पीड के साथ रोटेट कराता है, और लगभग 6000 राउंड पर मिनट यानी कि 6000 RPM के साथ इस सर्कुलर सिलेंडर को क्या करता है, वो रोटेट कराता है। अब सोच लो कि अगर 6000 1 मिनट में इतने हाई स्पीड से अगर ये सर्कुलर सिलेंड्रिकल ड्रम मूव कर रहा है, तो मान लो किसी टाइम पर ये इसकी नैरो ओपनिंग यहाँ है, S3 यहाँ पर है, तो यहाँ से आने वाली जो लाइट है क्या वो इसके अंदर एंट्री कर पाएंगी? तो एंट्री नहीं कर पाएंगी। यानी कि अगर ये ड्रम मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो इसके अंदर वही नैरो बीम एंट्री कर पाएगी जब S3, S2, S1 ये तीनों ओपनिंग बिल्कुल एक सीध में होंगे। यानी कि ये तीनों क्या करेंगे, एक साथ कॉलिमेट करेंगे, यानी कि कॉलिमेटर बीम ही इसके अंदर एंट्री कर पाएगी। इस ड्रम के अंदर जब ये तीनों बिल्कुल नैरो ड्रिल एक सीध में हों, उस सीध में बिल्कुल थोड़ा सा स्मॉल L लेंथ की एक फोटोग्राफिक प्लेट हमने क्या कर रखा है, उस ड्रम से कनेक्ट कर रखा है। ये एक फोटोग्राफिक प्लेट को कनेक्ट कर रखा है जिसको हम कैपिटल G से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये फोटोग्राफिक प्लेट है। ये फोटोग्राफिक प्लेट पर हम एक माइक्रो फोटोमीटर लगा देते हैं, और ये माइक्रो फोटोमीटर ये बताता है कि कितने यहाँ पर सीजियम मॉलिक्यूल्स आके स्टिक हुए हैं, चिपके हुए हैं। माइक्रो फोटोमीटर की कुछ इस तरीके से संरचना होती है, कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्शन होता है कि जितना ज़्यादा सीजियम एटम आके इससे चिपकेंगे, माइक्रो फोटोमीटर उतना ज़्यादा सेंसेशन देगा, और इसका कनेक्शन एक इलेक्ट्रिक सर्किट से होता है, उतना ज़्यादा उसमें करंट फ्लो होगा। जितना ज़्यादा यहाँ पर रोटेट करते हुए फोटोमीटर के ऊपर सीजियम वेपर आके कलेक्ट होंगे,
उतना ज़्यादा उसमें करंट फ्लो होगा, और जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना हम मानेंगे कि वेलोसिटी उस पार्टिकल की हाई होगी। जितना तेज़ी से आके पार्टिकल यहाँ पर आके कलेक्ट होगा, उसकी वेलोसिटी भी हम उसी तरीके से हाई और लो मानते चलेंगे। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे कि हमने यहाँ तक बात कर ली, इस पूरे सिस्टम को एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर हम बंद कर देते हैं। वैक्यूम चैम्बर के अंदर क्यों बंद कर देते हैं मैं आपको बता दूं, वो इसलिए बंद कर देते हैं कि जब यहाँ से हमारा सीजियम का वेपर चलेगा तो वो बीच में किसी एयर मॉलिक्यूल से किसी के साथ उसका कॉलिजन हो गया, और उस कॉलिजन के दौरान उसने अपनी एनर्जी क्या किया, लॉस कर दिया। तो यहाँ पर हीट इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कंटिन्यूसली कि ये पूरा चैम्बर हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लॉस कर सकता है या हीट अप होने की वजह से बर्न कर सकता है। और इस जो वेपर है, ये वेपर जब जा रहा होगा इस फोटोमीटर पर स्ट्राइक करने के लिए, तो उसकी एनर्जी ड्यूरिंग द कॉलिजन यहाँ पर कम भी हो जाएगी, और उसकी एनर्जी कम होने से उसकी वेलोसिटी का जो कैलकुलेशन होगा वो थोड़ा सा वेलोसिटी कम हो जाएगा। क्योंकि हम इतना जान गए हैं कि हमें अगर मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को इससे प्रूव करना है तो हमें वेलोसिटी का फंक्शन ही पता करना है। और जब हर एक कॉलिजन में उसकी वेलोसिटी, यहाँ पर कॉलिजन होता ही रहेगा तो वेलोसिटी लॉस होती रहेगी, तो हम उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाएंगे जो चीज़ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से आना चाहिए। ठीक है, अब करना क्या है कि हम इस फोटोमीटर के ऊपर एक स्केल बना देते हैं, और जब S1 S2 S3 बिल्कुल सीध में होते हैं उस लाइन पर, वहाँ पर हम लोग एक मार्क करते हैं और उस मार्क को बोलते हैं कि जीरो रेफरेंस पॉइंट। अब जीरो रेफरेंस पॉइंट हम बना लेते हैं, और जो जीरो रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं वो जब ये ड्रम मूव नहीं कर रहा होता है, जब बिल्कुल स्टेशनरी होता है, जब इसकी वेलोसिटी जीरो होती है, उस टाइम पर इन तीनों जो हमारी कह सकते हैं नैरो ओपनिंग है, एक सीध में होती हैं, उस पॉइंट पर हम बना लेते हैं और उसे जीरो रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। और जब ये डिस्क रोटेट करने लगता है, व्हेन द डिस्क इज इन मूविंग, व्हेन इट इज़ द अराइविंग द डिफरेंट प्लेस, जब ये डिस्क मूव करने लगता है तो यहाँ से S1 S2 से होते हुए जो नैरो बीम आ रही है, वो नैरो बीम क्या होगा, इस फोटोमीटर के अलग अलग जगहों पर जाके क्या करेगा, वो अलग अलग जगहों पर जाके वो ऐसे यहाँ पर जाके वो कलेक्ट होगा, यहाँ पर जाके कलेक्ट होगा। लेकिन हम ये देखेंगे कि जो हमारा फास्ट मूविंग यहाँ से निकलने वाला जो हमारा मॉलिक्यूल्स है, सीजियम का वेपर है जो फास्ट मूविंग है, वो इसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा, इस जीरो मार्क के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा आके कलेक्शन हो जाएगा, और जो स्लो मूविंग है वो इधर और इधर आके कलेक्शन होंगे, स्लो मूविंग का इधर आके कलेक्शन होंगे। अब अगर इस फोटोमीटर को यहाँ पर हम निकालें, और निकालने के बाद अगर हम उसको एक्सपैंड करें, तो एक्सपैंड करके हम देखते हैं तो इस तरीके की एक हमको स्ट्रिप मिलती है, और स्ट्रिप में यहाँ बीच में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कलेक्शन हो गया होता है। यहाँ पर हमारे वेपर जो होते हैं आयोनाइज्ड होकर बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो गए होते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कलेक्शन हो गए होते हैं। और यहाँ पर धीरे धीरे इस साइड में अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ का कलेक्शन थोड़ा सा कम होता है, और यहाँ का भी कलेक्शन बहुत कम होता है, यहाँ का भी कलेक्शन बहुत कम होता है। तो हम अगर देखें कि उनकी पोजीशन को इस एक्सिस पर देखें रिलेटिव टू द जीरो मार्क के अगर हम कलेक्शन पर देखें तो इस साइड में हम देखेंगे कि वेलोसिटी है, और इस साइड में हमारा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल है, इस साइड में नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल है। तो इस ट्रिप पर अगर धीरे धीरे इधर बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल देखो धीरे धीरे हमारा इंक्रीज़ होता है, इस इधर देखो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल धीरे धीरे इंक्रीज़ होता है, और एक ऐसी जगह पर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल बहुत हाई हो जाता है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, बहुत हाई हो जाता है, DN बहुत हाई हो जाता है, यानी कि डेंसिटी ऑफ द डिपोजिशन ऑफ दिस फोटोमीटर इज हाई। तो डेंसिटी ऑफ द डिपोजिशन यहाँ पर बहुत हाई हो गया, यहाँ पर बहुत हाई हो गया। अब जैसे जैसे फिर आगे हम बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, यानी कि जीरो मार्क से हम आगे यहाँ डेंसिटी ऑफ द डिपोजिशन पॉइंट से जैसे जैसे फिर आगे हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फिर कंटिन्यूसली डिक्रीज़ होने लगता है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फिर कंटिन्यूसली हमारा डिक्रीज़ होने लगता है। और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जिनका कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रहा है, हम ये देखते हैं कि जिनकी वेलोसिटी बिल्कुल एकदम जीरो हो गई, जिनकी वेलोसिटी बिल्कुल एकदम जीरो हो गई, वो बहुत इस फोटोमीटर के एकदम लास्ट में जाके डिपॉजिट हुए हैं, एकदम लास्ट में जाके डिपॉजिट हुए हैं।
तो डिपोजिशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑन दिस फोटोमीटर से हमें ये पता चलता है कि जिस तरीके से रिजल्ट हमको मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मिला था, ठीक उसी तरीके का रिजल्ट हमको कहाँ पर मिला, ठीक उसी तरीके का रिजल्ट हमको को एंड जाटमेंट एक्सपेरिमेंट से मिला। तो दिस इज द कह सकते हैं कि डायरेक्ट एविडेंस एंड द एडवांस एविडेंस ऑफ द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। और इसमें बस यहीं तक, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे थोड़ा सा मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल का। और हम आई होप, मैं ये मतलब उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको पसंद आ रहा होगा। आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो कुछ भी है आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। अगर आप लाइक नहीं कर सकते हैं तो डिसलाइक करिए और बताइए कि ये इम्प्लीमेंट हो सकता है, आपने ये गलत किया या सही किया, क्या किया आप और क्या कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में हमें कुछ सजेशन देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।